Hello everyone, welcome back to the channel once again. Hope you guys are doing good. In this video, I'm going to tell you about few things which you have to take care of before you start putting your money, hard-earned money, in investments. Investment could be anywhere, कहीं पे भी हो सकती है. It can be in India, it can be in Canada or any other country. Foreign investments भी हो सकती हैं, right? बट हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं बिफोर वी पुट आवर मनी इनटू इन्वेस्टमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशंस. हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो उसमें भी हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करनी होती है कि हम कहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं और क्या वो सही जगह लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, क्या हमें वो एवरेज रिटर्न जो हमें मिलना चाहिए जितना हमने सोचा है वो मिलेगा नहीं मिलेगा बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स वर्किंग ऑफ द कंपनी जिसमें आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक वगैरह. सो उन सब चीज़ों से पहले हमें बेसिक 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है बिफोर वी स्टार्ट पुटिंग अ मनी इनटू द स्टॉक्स और एनी अदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू, we'll start this video and we'll discuss 2-3 major points. So सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि मैं आपको बोलूं कि ये चीज़ आप पहले कर लो बिफोर यू स्टार्ट पुटिंग योर मनी इनटू एनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. पहली चीज़ मैं अगर आपसे डिस्कस करूं और मैं आपको बोलूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. आई थिंक दिस इज द क्रक्स ऑफ the whole video, this first point which I'll say to you right now, कि आप अपनी जितनी भी लोन्स हैं, आपका जो भी डेप्ट है, बेसिकली जो भी आपकी उधारी है, आप उसको पहले क्लियर करिए बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. इट डजंट मेक एनी सेंस कि आपके पास एक डेप्ट है और आप उसको रखे हुए भी हैं, उसको क्लियर भी नहीं कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यू आर पुटिंग योर मनी इन इन्वेस्टमेंट विच कैन गो इन योर वे और इट माइट नॉट गो इन योर वे. सो द बेसिक फर्स्ट रूल आपका इस वीडियो में यही है, बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी इज क्लियर योर डेप्ट्स. अब डेप्ट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं. लेट्स से अगर आपका एक कार लोन है, अगर आपका होम लोन चल रहा है, तो ये बहुत बड़े डेप्ट्स हैं. इनको मैं क्लियर करने की बात नहीं कर रहा हूँ. ये तो आई थिंक मंथली मॉर्गेजेस वगैरह जो होती हैं, मंथली पेमेंट्स आपकी जो जाती हैं, बाई वीकली पेमेंट्स जाती हैं, ठीक है, वो अलग कैलकुलेशन है कि डज इट मेक सेंस टू लेट्स से अगर गाड़ी का 25-30 हज़ार का लोन है, आपने कार का मंथली पेमेंट बनवाई हुई है, आपने लोन पे वो गाड़ी ली हुई है, तो डज इट मेक सेंस टू कि आप वो एकदम पे कर दें कि वो एकदम पे ना करें. सो वो एक कैलकुलेशन होती है कि आपको एकदम पे करने पे क्या आपको जो आप इंटरेस्ट सेव करना चाह रहे हैं आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे, क्या आप उससे ज़्यादा कमा पाएंगे अगर आप वही पैसा आपने कहीं और इन्वेस्ट किया होता. तो वो सारी कैलकुलेशंस होती हैं, उन सब में वो आपको देखना पड़ता है. बट बेसिक पॉइंट यही मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो बड़े डेप्ट्स होते हैं ये तो मंथली वगैरह में जाते ही हैं, ठीक है, इनको आप शायद ना ही क्लियर करें. बट जो छोटे डेप्ट्स होते हैं, जो छोटे लोन्स होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपको लेट्स से आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 10,000, राइट. तो आपके पास 10,000 का आपने उसमें कहीं, जनरली तो बोलते हैं कि 30% ऑफ द क्रेडिट कार्ड लिमिट से आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए टू मेंटेन अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री. क्रेडिट हिस्ट्री के लिए आपको ऑफकोर्स टाइम पे पेमेंट करनी पड़ती है, तभी आपकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है. बट एक रूल इसमें यह भी होता है कि 30% से ज़्यादा यूज़ ना ही करें तो बेटर है, ठीक है. पर मान लीजिए आपने कुछ सिनेरियोज में आपने यूज कर लिया 10,000 में से 8,000 और आपके पास वो फॉर व्हाटसोएवर रीजन कोई इमरजेंसी आ गई, कोई घर का आइटम खरीदना पड़ गया, फर्नीचर का आइटम खरीदना पड़ गया, कोई घर की रिपेयरिंग में आपको काम का जरूरत पड़ गया, तो आपने $8,000 की शॉपिंग कर ली या कुछ भी कर लिया और आपको बस वो डेप्ट पड़ा हुआ है. तो इंस्टेड ऑफ आप ये ना करें कि आपको क्लियर करे बिना आप अपना पैसा जो आपको अपनी सैलरी से मिल रहा है आप वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. फर्स्ट आपका टारगेट ये होगा कि आप उसको क्लियर करें अपने डेप्ट को, जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड की डेप्ट है, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू डोंट पे दोज डेप्ट उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज होते हैं, राइट, और उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी खराब होती है. सेम गोज एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक तरह का उसमें क्रेडिट दिया जाता है आपको, जिसमें दैट इज मेनली फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, राइट. कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कुछ
फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन आपको ऑर्गेनाइज कराना है, कोई घर के फर्नीचर्स खरीदने हैं आपको, उस तरह की इमरजेंसीज में लाइन ऑफ क्रेडिट यूज़ किया जाता है। और अगर मैं उसको नॉर्मल क्रेडिट से कंपेयर करूं तो लाइन ऑफ क्रेडिट को, तो लाइन ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड। बट क्रेडिट कार्ड में आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, इंटरेस्ट ग्रेस पीरियड। अगर आपने उतने टाइम तक पे कर दिया तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट लाइन ऑफ क्रेडिट में ऐसा नहीं होता है। जिस दिन से आपने, लेट्स से आपको 20,000 का लाइन ऑफ क्रेडिट मिला और उसमें आपने 10,000 निकाल लिए, तो वो फर्स्ट दिन से ही आपके स्टार्ट हो जाएंगे उतने % इंटरेस्ट पे जितना आपने अमाउंट डिस्पर्स किया उस लाइन ऑफ क्रेडिट से। सो इसमें ये डिफरेंस होता है। तो इसमें ग्रेस पीरियड नहीं मिलता, क्रेडिट कार्ड में ग्रेस पीरियड मिलता है। पर थोड़ा बहुत मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बेसिकली ये समझाया अभी तक कि अगर आपके पास छोटे डेप्ट्स हैं, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड का कोई डेप्ट है या लाइन ऑफ क्रेडिट का कोई डेप्ट है, या फॉर एग्जांपल आपने किसी अपने दोस्त से उधारी ले रखी है, तो पहले उनको क्लियर आउट करिए और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में उसके बाद सोचेंगे। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। कोई भी खुदा ना खास्ता कभी हमें कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी भी चीज़ की, कि लेट्स से हमारी जॉब चली गई, राइट, और हम ले ऑफ हो गए फॉर एग्जांपल कुछ फ्यू मंथ्स के लिए। और जब तक आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी तो होना ही चाहिए जहाँ पे आप अपना रेंट पे कर सकें, आप अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर सकें, ग्रोसरी ले सकें। फॉर एग्जांपल अगर आपका कार का लोन चल रहा है तो उसकी मंथली पेमेंट्स या बाई वीकली पेमेंट्स दे सकें, कार इंश्योरेंस की पेमेंट दे सकें। तो उतना आपके पास बेसिकली 6 मंथ्स का आई वुड सजेस्ट कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। 6 मंथ्स का एटलीस्ट। लेट्स से अगर आपका मंथली का खर्चा आता है $2,000, सब कुछ घर का रेंट में लाके, ग्रोसरी का मिला के, पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा $2,000 आता है, तो आपके पास 2,000 इंटू 6 मंथ्स इंटू 6 अगर आप करेंगे तो $12,000 आपके पास होने ही चाहिए बिफोर यू स्टार्ट पुटिंग योर मनी इन इन्वेस्टमेंट। ये जैसे कि सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड आप पहले कलेक्ट करिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो आपका इमरजेंसी फंड है, आपको समझ में आ गया कि आपकी ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में काम आएगा। अगर आप ले ऑफ हो गए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉब चली गई, आप बीमार पड़ गए, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, सो इन सब सिचुएशंस में आपको इमरजेंसी फंड काम आता है और 6 महीने का होना चाहिए। पर एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि ये अमाउंट जो है आपके पास, जो आपने रखा है अपने लिए, ये लिक्विड मनी हो। ठीक है, लिक्विड मनी का मतलब ये है कि इसको आसानी से निकाला जा सके कभी भी। ये ना हो कि आपको टाइम लग रहा है इसको निकालने में। फॉर एग्जांपल लेट्स से लिक्विड मनी आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, इतना अमाउंट $12,000 जैसे कि मैंने आपको बोला इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। तो इतना अमाउंट आपके नॉर्मल चेकिंग अकाउंट में है जो आप कभी भी निकाल सकते हैं, राइट। कुछ बैंक अकाउंट्स की मिनिमम लिमिट भी होती है कि मिनिमम अमाउंट आपको रखना होता है बिफोर वो पेनल्टी लगे। कुछ बैंक अकाउंट में $4,000 होते हैं, तो उसको हटा के मैं बोल रहा हूँ 4,000 प्लस 12,000, एटलीस्ट 16,000 तो आपके लिक्विड मनी होना ही चाहिए जो आपका इमरजेंसी फंड में आ जाए। सो 16,000 आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट में होना ही चाहिए जो आप कभी भी निकाल सकते हैं। सो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अगर आपने ये 2 पॉइंट्स कर लिए, अगर आपको ये सब चीजें हो गई, आपने अपना डेप्ट क्लियर कर लिया, आपने अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लिया, आपके पास 0 डेप्ट है एक्सेप्ट दोस होम बिगर लोन्स, कार लोन, होम लोन, जो कि आपके थोड़े बड़े लोन्स होते हैं, और अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी डेप्ट नहीं है, आपने इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लिया है, देन यू आर रेडी माय फ्रेंड टू इन्वेस्ट इन व्हाटएवर थिंग्स यू कैन। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। दैट इज योर that actually comes, I think in that scenario your financial knowledge comes into the picture कि आपके पास कितनी फाइनेंशियल नॉलेज है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस तरह का अकाउंट आपको यूज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, किस तरह के अकाउंट में कितना अमाउंट हमें डिपॉजिट करना चाहिए, कितने अमाउंट डिपॉजिट से हमें ट्रेड करना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो आपकी खुद की पर्सनल नॉलेज पे डिपेंड करता है। आई एम जस्ट हियर टू शेयर यू माई एक्सपीरियंस, माई नॉलेज जितनी मेरे पास है। It's totally your call to accept it, reject it, or deny it, or do not listen to it,
whatever you feel like doing it with that. तो अब मैं आपको अपने iPad पे लेके चलता हूँ और कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि इन दो कंडीशंस के बाद आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अलग अलग तरीकों से आप अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। एक TFSA अकाउंट होता है, RRSP अकाउंट होता है, फिर कुछ कैश अकाउंट्स होते हैं, मार्जिन अकाउंट्स होते हैं जिसमें आप और अच्छा अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो वो अकाउंट्स करे जाते हैं। पर TFSA अकाउंट, RRSP अकाउंट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो स्पेशली फॉर TFSA अगर मैं आपको बोलूँ, अभी तक मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं TFSA की, सो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर देख लेना कि TFSA अकाउंट क्या होता है, कैसे काम करते हैं। सो इस एग्जांपल में आपको लेट्स से अगर आपको TFSA में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता पहले बार TFSA क्या है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो को पॉज करिए और डिस्क्रिप्शन में जाके TFSA वाली वीडियो पे लिंक क्लिक करिए और उसको जानिए और उसके बाद वापस यहाँ पे आइए। सो लेट्स से अगर आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, यहाँ पे मैं अपना बोर्ड स्टार्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे TFSA में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ लेट्स से, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं ये बताऊँ आपको कि TFSA में लेट्स से आपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो कितना परसेंट आपको करना चाहिए। जनरली इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 10% करें तो बेटर है, ठीक है। 10% अपना मंथली इनकम का आफ्टर टैक्सेस इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपना इन्वेस्ट करें कहीं पे भी। पर इस वीडियो में हम TFSA का एग्जांपल लेते हैं कि TFSA में लेट्स से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग आपको TFSA से ही स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज उसमें आप थोड़ा बहुत सीखते भी हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट की एक्सपीरियंस है वो इस अकाउंट्स में आप अच्छा गेन कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड कि स्टार्ट विद TFSA, बट इट्स टोटली योर कॉल टू स्टार्ट विद वट एवर यू वॉन्ट टू, राइट। सो जनरली इट इज रिकमेंडेड कि आप 10% से स्टार्ट करें ऑफ योर मंथली इनकम, राइट। 10% ऑफ योर मंथली इनकम आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स मतलब जो आपको इन हैंड आ रहा है उसका 10% आपको TFSA में इन्वेस्ट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि 10% कितना हो गया। लेट्स से अगर अब इसमें मैं आपको बेसिक एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि किस तरह से मैं 10% बोल रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से 2023 की जो TFSA की कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट है वो है $6,500, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट मतलब इतना आप इस अकाउंट में इस साल डाल सकते हैं, $6,500, और वो अगर आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्ट होता जाएगा जहां जहां आपने इन्वेस्ट किया है, और वो डिपेंडिंग अपॉन द रिटर्न जितना आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और लॉस में जा रहे हैं तो उस हिसाब से आपका वो प्रॉफिट गेन होगा जो टैक्स फ्री ग्रो करेगा, ठीक है, जिसपे आपका कोई टैक्स नहीं लगता। दैट्स व्हाट द एडवांटेज ऑफ दिस अकाउंट इज, ठीक है। बट इट्स एन इन्वेस्टिंग अकाउंट एंड इट्स नॉट फॉर डेली डे ट्रेडिंग और एनीथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आई वुड से फॉर रिटायरमेंट। और बट उस तरफ नहीं जाते हैं, अगर वो सारी बातें हम अलग वीडियोस में डिस्कस करी हैं, बट इसमें मैं एक बेसिक कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ। 2023 की कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट है $6,500 फॉर TFSA। अब मैंने आपको बोला कि आपको लेट्स से इसके हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि $6,500 पूरा का पूरा मैं 2023 में इन्वेस्ट कर दूं इस अकाउंट में, तो उस हिसाब से अगर मैं $6,500 को डिवाइड बाय 12 करूं तो मुझे $541.67 आएगा, ठीक है। इतना अमाउंट मैं एवरी मंथ अगर करूंगा इन्वेस्ट TFSA में तो मेरा वो $6,500 2023 में होगा। तो मुझे एटलीस्ट 541 एटलीस्ट मुझे इतना अमाउंट तो चाहिए हर महीने, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 10% ऑफ योर सैलरी आपका होना चाहिए। सो अगर मेरे पास $541.67 अगर मैं बोल रहा हूं हर मंथ करना चाहिए, तो जैसे कि मैंने आपको बोला 10% ऑफ योर सैलरी, तो अगर 541 मेरा 1/10 ऑफ द सैलरी है तो मेरी 541 तो मेरी सैलरी मंथली कितनी हो गई इंटू 10 करूंगा अगर मैं, तो $541.6.7 इतना
मंथली मुझे इनकम चाहिए, ठीक है, आफ्टर टैक्स, to follow these rules, to follow the 10% of my monthly income and to fully contribute to my TFSA limit, ठीक है। तो इतना मुझे इनकम चाहिए, मंथली इनकम मुझे इतनी चाहिए। पर बहुत से लोगों की इतनी नहीं होती है, बहुत से लोगों की होती भी है, ठीक है। सो इसमें कोई वो बात नहीं है, इट्स जस्ट मैं आपको एक तरह का एक फ्लो बना के दिया है। इट्स नॉट, आई वुड नॉट से कि आपको इसको फॉलो ही करना है, इतना करेंगे अगर आपकी 5,416 सैलरी होगी मंथली तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैं आपको बता रहा था कि इफेक्टिवली इस तरह से आप इसको अच्छे से पूरा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर टीएफएसए की अच्छी बात यह है कि इसकी कंट्रीब्यूशन लिमिट की कि इसकी लिमिट जितनी अगर आपने कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, मान लीजिए एक पर्टिकुलर ईयर में 2023 में 6,500 मिली, आप 6,500 नहीं कर पाए, 3,000 कर पाए, तो बाकी 3,500 आपकी वो नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड हो जाएगी। तो आप लेट्स से आपकी नेक्स्ट ईयर अगर सैलरी बढ़ती है तो आप उसमें 3,500 को कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर एक इंसान $3,000 कमा रहा है आफ्टर टैक्स एवरी मंथ, तो 10% का जो रूल है वो आप हर अपनी सैलरी में रखना ही रखना, चाहे वो आपकी सैलरी किसी भी ब्रैकेट में हो, 10% आपको उसको रखनी है। तो 10% ऑफ $3,000 अगर मैं करूं तो वो हो जाएगा $300। तो $300 आपका टीएफएसए अकाउंट में हर महीने जाएगा। तो इस हिसाब से 12 महीने में मेरे पास कितना जाएगा, अगर मैं 300 के हिसाब से डालूं टीएफएसए में, तो 12 महीने में मेरे पास हो गया $3,600। $3,600 आपने 2023 में लेट्स से कंट्रीब्यूट कर दिए। तो रिमेनिंग मैंने आपको बोला था लिमिट थी 6,500, तो 6,500 में से 3,600 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास $2,900 बचेंगे। $2,900 मेरे पास बचेंगे 2023 के, जो मैंने कंट्रीब्यूट नहीं करे, तो ये मेरी नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगी। लेट्स से अगर मेरे पास नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट की तरफ से बोलते हैं कि आपकी टीएफएसए की 2024 की कंट्रीब्यूशन लिमिट है लेट्स से 5,000, लेट्स से वो जो भी डिसाइड करेंगे, तो 5,000 प्लस ऊपर वाला ये 2,900 आपका ऐड होके $7,900 की लिमिट बन जाएगी। तो आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक कैलकुलेशन थी। तो इसमें बेसिकली मैंने आपको यही बताया कि 10% आप अपना बेसिक रूल इसमें यही था, इसमें बताने का कि 10% रखना, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी उस हिसाब से आपका 10% भी बढ़ेगा और उस हिसाब के आप कंट्रीब्यूशन लिमिट को पूरा कवर करने में क्लोज आएंगे उसके। सो ये वीडियो में बताने का रीजन यही था। मैंने आपको काफी डिटेल में वीडियो बताई है, ये वाली सारी काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है हर एक पॉइंट्स की। आई होप अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत लंबी ही रहेंगी, बिकॉज आई वांट कि आप लोग अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट सीखें और समझें इस चीज को। और ज्ञान हर जगह से लो बट अपना दिमाग जरूर लगाओ कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या फेवरेबल है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से, फाइनेंशियल सिचुएशन, पर्सनल सिचुएशन, जो भी है आपकी सिचुएशन के हिसाब से क्या क्या आपके लिए बेनिफिट कर रहा है, ठीक है, और उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने साथ नॉलेज शेयर करी, जितना मुझे पता है मैंने आपको शेयर किया सो दैट इट कैन हेल्प यू। अगर हेल्प करी है तो प्लीज कमेंट डाउन में जरूर बताना कि आपको कितना अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम, और क्या क्या और टॉपिक्स आपको चाहिए डिस्कस करने के लिए, वो मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आरएसपी के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या मतलब कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कब टीएफएसए में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब आरएसपी में पैसा डालना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी वीडियोस भी और आएंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए। एंड आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव हेल्प्ड यू इन सम वे, एंड टिल देन कीप वॉचिंग मिस्टर 360 डिग्री। आई होप you guys will be doing good, and take care. Bye.